ध्रुव जैसे ही सामने देखता है वह बिल्कुल शॉक्ड हो जाता है। सामने आदित्य और दिव्या खड़े थे। दिव्या जैसे ही ध्रुव को देखती है वह दौड़कर उसके पास जाकर झटके से गले लग जाती है। ध्रुव भी अपने हाथ दिव्या के पीठ पर कस कर पकड़ लेता है। यह देखकर ज्येष्ठा वहाँ से जाने लगती है कि ध्रुव एक हाथ से ज्येष्ठा का हाथ पकड़ लेता है। ज्येष्ठा मुड़कर ध्रुव को देखती है जिसकी आंखें इस वक्त बंद थीं। वहीं दूर खड़ा आदित्य दिव्या को किसी और के गले लगा कर देख अपनी मुट्ठी कस लेता है। आदित्य मुड़कर जाने ही वाला होता है कि उसे दिव्या की प्यारी सी आवाज़ सुनाई देती है। आप कहाँ जा रहे हैं? आदित्य दिव्या को देखने लगता है जो अब ध्रुव से अलग होकर खड़ी थी। आदित्य अपने कदम बढ़ाते हुए दिव्या के पास जाकर खड़ा हो जाता है। ध्रुव की नज़र बस आदित्य पर ठहर जाती है। दिव्या आदित्य के कान में धीरे से कुछ बोलती है जिससे वह दिव्या को देखने लगता है। आदित्य एक नज़र ध्रुव को देखता है और आंखों से हाँ में इशारा कर देता है। ज्येष्ठा बस दोनों के बॉन्डिंग को देख रही थी। दिव्या ध्रुव को आंखों से ही इशारा करती है तो ध्रुव ज्येष्ठा की तरफ झुककर कान में धीरे से कहता है, वाइफी मुझे दिव्या से अकेले में कुछ बात करनी है। तो ज्येष्ठा हाँ में सिर हिला देती है। आदित्य चेयर पर बैठकर अपने फ़ोन में बिजी हो जाता है। दिव्या और ध्रुव बालकनी की तरफ चले जाते हैं। वहीं ज्येष्ठा उनको एक नज़र देखकर आदित्य से दूर चेयर पर बैठ जाती है। ज्येष्ठा आदित्य को देखते हुए कहती है, थैंक यू मिस्टर सिंघानिया हमारी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करने के लिए। ज्येष्ठा के बोलने पर आदित्य कोई भी रिएक्ट नहीं करता, वैसे ही अपने फ़ोन पर बिजी रहता है। ज्येष्ठा समझ जाती है कि आदित्य उससे बात नहीं करने वाला, इसलिए वह चुपचाप बैठकर खुद भी फ़ोन पर बिजी हो जाती है। वहीं बालकनी में ध्रुव चेयर पर बैठा हुआ था। उसके सामने वाले चेयर पर दिव्या बैठी हुई थी। दिव्या ध्रुव को देखते हुए कहती है, क्या यही वजह थी आपके हमारे रिश्ते को छुपाने की? ध्रुव जवाब देता है, हाँ तुम अगर अपने पेरेंट्स को मेरे बारे में बता देती तो कभी तुम्हें मुझसे मिलने नहीं देते। इतना बोलते ही ध्रुव चुप हो जाता है। वहीं दिव्या ध्रुव को एकटक देखने लगती है। कुछ देरी की शांति के बाद ध्रुव दिव्या से, दिव्या दिव्या जिसने अपनी पलकें झुका कर रखी थी वह ध्रुव को देखने लगती है। ध्रुव शीशे से आर पार दिख रहे कमरे में आदित्य को देखता है। फिर दिव्या को देखते हुए कहता है, तुम खुश तो हो ना? दिव्या एक नज़र आदित्य को देखती है। उसे भी ध्रुव के सवाल का मतलब समझ आ रहा था। दिव्या ध्रुव को देखते हुए हाँ में सिर हिला देती है। दिव्या का जवाब मिलते ही ध्रुव मुस्कुराने लगता है। दिव्या ज्येष्ठा को देखते हुए पूछती है, क्या ज्येष्ठा आपकी वाइफ है? ध्रुव झट से जवाब देता है, नहीं। ध्रुव का ऐसा जवाब सुनकर दिव्या कंफ्यूज सा उसे देखने लगती है। ध्रुव ज्येष्ठा को देखते हुए मुस्कुरा कर कहता है, यह मेरी जिंदगी है। दिव्या ज्येष्ठा को देखते हुए मुस्कुरा देती है और ध्रुव को देखकर कहती है, काफ़ी अच्छी चॉइस है आपकी।
ध्रुव इस बार कुछ भी नहीं बोलता, बस जुनूनियत से ज्येष्ठा को देखने लगता है। दोनों के बीच कुछ देर बिल्कुल शांति रहती है। फिर अचानक ही दिव्या सीरियस होकर कहती है, आपने मुझे इतने वक्त तक सच्चाई से दूर क्यों रखा था? आपको पता है, मैं इस दर्द में बस जीती ही रह रही थी कि हमारे रिश्ते को चुनकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। ध्रुव भी अब सीरियस हो जाता है। वह आंखें बंद करते हुए कहता है, मुझे यह पता था कि तुम्हें जब सच्चाई का पता चलेगा तो तुम मुझसे मिलने की कोशिश ज़रूर करोगी। मैं नहीं चाहता था हमारे मिलने की खबर ध्रुव भाई को पड़े। अगर ऐसा होता तो मैं इस बार तुम्हें बचा नहीं पाता। दिव्या ध्रुव के हाथों पर अपना हाथ रख कर कहती है, हमें पता है आप अपने भाई से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन उन्होंने हमारे माँ पापा की जान लेकर बहुत गलत किया। उन्हें अगर हमारी प्रॉपर्टी ही चाहिए थी तो ले जाते, उन्हें मारने की क्या ज़रूरत थी? बोलते हुए दिव्या की आंखें नम सी हो जाती हैं। ध्रुव दिव्या को देखता है, फिर खड़े होकर रेलिंग पकड़कर खड़ा हो जाता है और काफ़ी शांति से कहता है, दिव्या, रुद्र भाई अब भी तुम्हारी प्रॉपर्टी और तुम्हें पाना चाहते हैं। दिव्या ध्रुव को देखने लगती है। ध्रुव आगे बोलता है, मैं रुद्र के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं जा सकता, लेकिन मैं उनके लिए तुम्हारे खिलाफ भी नहीं जाऊंगा। मैं आखिरी सांस तक तुम्हारी रक्षा करूंगा। दिव्या खड़ी होकर ध्रुव के साथ खड़ी हो जाती है। कुछ देरी के शांति के बाद दिव्या कहती है, अब आपकी सांसें सिर्फ आपकी नहीं हैं, ज्येष्ठा से जुड़ चुकी हैं। आपको कुछ हुआ तो ज्येष्ठा कभी जी नहीं पाएगी। इसलिए अब आप सिर्फ अपनी ज़िंदगी पर ध्यान दीजिए। अगर आपके भाई मुझे पाना चाहते हैं तो मैं खुद उनसे लड़ूंगी, लेकिन आप बीच में नहीं पड़ेंगे। ध्रुव हैरानी से दिव्या को देखने लगता है। दिव्या ध्रुव के हाथों को अपने सिर पर रख कर कहती है, वादा कीजिए आप मेरे और आपके भाई के बीच नहीं आएंगे। आप सिर्फ ज्येष्ठा के साथ खूबसूरत जिंदगी को जिएंगे। ध्रुव झटके से अपने हाथों को हटाकर 2 कदम पीछे हो जाता है और कहता है, ये वादा मैं कभी नहीं कर सकता। तुम्हारी सुरक्षित ज़िंदगी के लिए मैंने पहले ही किसी और से वादा कर दिया है। फिर थोड़ा सा रुककर, ज्येष्ठा को मैं ज़िंदगी भर खुशियों से भर दूंगा। उसकी ज़िंदगी वैसे भी वो बिल्कुल तुम्हारी तरह बहुत मजबूत है। उसे ना कभी कुछ होगा और ना ही मैं होने दूंगा। दिव्या बस एकटक ध्रुव को देखती है। दिव्या पहले से ही जानती थी कि ध्रुव हमेशा वही करता है जो वो चाहता है। इसलिए वह बालकनी से कमरे में जाने लगती है कि अचानक से रुक कर कहती है, अगर हमारी वजह से ज्येष्ठा की आंखों से एक आंसू की बूंद भी आई तो मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगी। अगर आपने उसकी ज़िंदगी में मेरी वजह से खतरे में डाला तो मैं भूल जाऊंगी कि हमारा कभी कोई रिश्ता था। बोलकर दिव्या अंदर चली जाती है। दिव्या को देखते ही आदित्य अपनी जगह से उठता है और उसका हाथ पकड़कर लेकर जाने लगता है कि पीछे से ध्रुव की आवाज़ आती है, मुझे तुम्हारी बात मंजूर है दिव्या। आदित्य और दिव्या पीछे मुड़कर देखते हैं। ध्रुव
उसके पास आकर सीधा आदित्य का हाथ पकड़ लेता है। आदित्य अपने हाथ को देखता है। ध्रुव अपने दोनों हाथों से आदित्य के हाथों को पकड़कर आंखों में देखते हुए कहता है, दिव्या के पिता ने मुझे आखिरी सांस लेते हुए एक वादा मांगा था कि मैं दिव्या की रक्षा करूं। वादा तो मैंने ले लिया, लेकिन वह वादा मैं आज तुम्हें सौंपता हूँ। आदित्य, तुम इस वादे के हकदार हो। ध्रुव आदित्य का हाथ छोड़ दिव्या की तरफ देखकर कहता है, और अगर आदित्य ने अपना वादा पूरा नहीं किया तो तुम मुझे कभी नहीं रोकोगी दिव्या। दिव्या ध्रुव को देखती है, फिर आदित्य को। ध्रुव अब ज्येष्ठा के पास जाकर उसका हाथ पकड़कर कमरे से निकल जाता है। दिव्या बस दोनों को जाते हुए देखती रहती है। ज्येष्ठा भी मुड़ते हुए दिव्या और आदित्य को देखने लगती है। वहीं आदित्य बिल्कुल शांत खड़ा दिव्या को ही देख रहा था। ऐसे ही देखते हुए आदित्य मन में कहता है, वाइफी, रक्षा करने के लिए मुझे किसी के वादे की ज़रूरत नहीं है। मैं हर पल हर वक्त रक्षा करूँगा। दिव्या आदित्य को देखती है तो आदित्य आंखों के इशारे से पूछता है तो दिव्या ना में अपना सिर हिला देती है। आदित्य दिव्या को लेकर होटल रूम से निकल जाता है। वहीं ध्रुव ज्येष्ठा को लेकर कार में बैठ जाता है। ज्येष्ठा सवाली नज़रों से ध्रुव को देखती है। ध्रुव ज्येष्ठा की नज़रों को समझते हुए तुरंत जवाब देता है, मेरे पास सवालों के जवाब देने की बिल्कुल ताकत नहीं है। कहते हुए ध्रुव ज्येष्ठा के गले लगकर कहता है, मुझे बहुत नींद आ रही है वाइफी। ज्येष्ठा मुस्कुराते हुए ध्रुव के बालों पर हाथ फेरने लगती है। कुछ ही देरी में ध्रुव ज्येष्ठा के गले लगे ही सो जाता है। ज्येष्ठा अपना फ़ोन निकालकर देखने लगती है। फ़ोन में वह गैलरी निकालकर फ़ोटो को देखने लगती है। पूरी गैलरी में ध्रुव और ज्येष्ठा की ही तस्वीरें थीं, जिनमें दोनों बहुत खुश और अच्छे लग रहे थे। ज्येष्ठा मुस्कुराते हुए फ़ोटो को देखकर फ़ोन बंद कर देती है और धीरे से ध्रुव के कान में कहती है, आई लव यू ध्रुव। ध्रुव कसमसाते हुए ज्येष्ठा को और टाइटली पकड़ लेता है। वहीं दिव्या ध्रुव की बातों को ही सोच रही थी। इसके अलावा आदित्य का कोई जवाब न देना भी आदित्य को बहुत ज़्यादा ही खटक रहा था। ध्रुव के बोलने पर दिव्या ने आदित्य के चेहरे को देखा था। उस वक्त भी आदित्य का चेहरा एक्सप्रेशनलेस था। वैसे तो दिव्या को अच्छी तरीके से पता था कि आदित्य हमेशा ऐसा ही रहता है, लेकिन उसे फिर भी आज बहुत ही ज़्यादा बेचैनी हो रही थी। वह चाहती थी कि आदित्य उस वादे को स्वीकारे, लेकिन उनका चाहना टूटता हुआ नजर आ रहा था। वह फिर एक बार उसी वक्त में पहुंच जाती है जब उसकी नई नई शादी हुई थी। उस वक्त की आदित्य की बातें जो यह साबित करती थी कि आदित्य इस रिश्ते को तोड़ देगा। दिव्या फिर एक बार उसी सिरे में पहुंच जाती है जहां से शुरुआत हुई थी। दिव्या के दिमाग में बस एक ही बात चलने लगती है कि अर्जुन के ठीक होते ही आदित्य उसे छोड़ देगा। तभी दिव्या एकदम से बोल पड़ती है, अर्जुन ठीक होंगे तो क्या आप मुझे छोड़ देंगे? बोलते हुए दिव्या आदित्य को देखने लगती है। आदित्य दिव्या को ही देख रहा था। वहीं दिव्या के सवालों को ड्राइवर और रॉकी भी सुन लेते हैं।
वह दोनों भी सोच में पड़ जाते हैं, क्योंकि आदित्य के चेहरे को देखकर बिल्कुल पता नहीं लगाया जा सकता था कि वह क्या सोच रहा है, क्या करेगा और दिव्या के लिए उसके इमोशंस कैसे हैं। रॉकी ने आदित्य को एक बार तो फीलिंग देखी थी, जब प्रीत ने दिव्या को बक्से में बंद करके रखा था, लेकिन उसके बाद ही शायद उसने आदित्य के चेहरे पर कोई फीलिंग देखी हो। आदित्य बस एकटक दिव्या को देखने लगता है। वहीं दिव्या बेसब्री के साथ अपने सवालों के जवाब को सुनने के लिए इंतजार कर रही थी, लेकिन शायद उसका इंतजार कभी खत्म होने का नाम ही नहीं लेने वाला था। आदित्य आंखें बंद करके सीट से टेक कर बैठ जाता है। दिव्या का डर अब सच में बदलने लगता है। खामोशी की इस लहर में बस कार के चलने की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। दिव्या अब भी आदित्य को ही देख रही थी। वहीं रॉकी मिरर से आदित्य और दिव्या को ही देख रहा था। उसे भी आदित्य का जवाब न देना बहुत ही ज़्यादा खटक रहा था। दिव्या का नेचर रॉकी को काफ़ी अच्छा लगता था, जिससे दिव्या को वैसे देख रॉकी को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। वह जानता था कि दिव्या आदित्य की काफ़ी ज़्यादा क्लोज हो चुकी थी। अगर अभी आदित्य उससे दूर गया तो दिव्या दर्द की दुनिया में दाखिल हो जाएगी। सवालों के घेरे में ही दिव्या आदित्य की नज़रें फेर कर बैठ जाती है और बाहर देखने लगती है। दिव्या की नज़रें फेरते ही आदित्य अपनी आंखें खोलकर दिव्या को देखने लगता है। दिव्या बिल्कुल उदास और गुमसुम सी बैठी हुई थी। आदित्य फिर एक बार अपनी आंखें बंद कर लेता है। खामोशी की सफ़र कुछ वक्त में ख़त्म हो जाती है। सारी गाड़ियाँ एक एक करके सिंघानिया विला में आकर रुक जाती हैं। दिव्या बिना वक्त गंवाए आदित्य को बिना देखे विला के अंदर चली जाती है। आदित्य आंखें खोल दिव्या को जाते हुए देखने लगता है। थोड़ी देर तक वैसे ही अपनी जगह पर बैठा रहता है। ड्राइवर और रॉकी भी वैसे का वैसे ही बैठे रहते हैं। बहुत देर तक आदित्य कार में बैठा रहता है, फिर कार से बाहर निकलकर विला के अंदर चला जाता है। उसके जाते ही ड्राइवर भी कार से निकल जाता है, लेकिन रॉकी तो बस आदित्य को जाते हुए देखते रहता है। कमरे में आकर आदित्य देखता है तो दिव्या सो चुकी थी। आदित्य दिव्या की तरह कदम बढ़ाते हुए जाने लगता है, लेकिन पता नहीं उसे अचानक क्या होता है। वह अपने कदम पीछे करते हुए कबर्ड की तरफ जाकर अपने कपड़े निकालकर बाथरूम की तरफ चला जाता है। रॉकी बहुत देर तक कार में बैठने के बाद बाहर निकल जाता है। वह जा ही रहा था कि उसे कुछ एहसास होता है, तो वह पीछे मुड़कर देखता है, जहाँ छाया गार्डन पर बैठी हुई थी। रॉकी घड़ी पर टाइम देखता है, जहाँ रात के 2 बज रहे थे। रॉकी कदम बढ़ाते हुए छाया के पास जाता है। छाया एकटक सामने देख रही थी। इतनी रात तक तुम ऐसे क्यों जग रही हो छाया? रॉकी एकदम से बोलता है। वजह तुम हो रॉक, एकदम से छाया कहती है। छाया के मुंह से सालों बाद अपना नाम सुनकर रॉकी की धड़कन एकदम से तेज हो जाती है। कुछ देर देरी की ऐसी ही शांति रहती है। तभी छाया एकदम से हड़बड़ा कर कहती है, आई एम सॉरी सर, पता नहीं कैसे
बोलते हुए छाया रुक जाती है और फिर बेंच से उठकर जाने लगती है। छाया कुछ दूरी चली ही गई थी कि रॉकी बुलाता है, छाया। छाया आवाज़ सुनते ही रुक जाती है। आज उसे रॉकी की आवाज़ बिल्कुल सालों पहले जैसी लगी थी। छाया पीछे मुड़कर देखती है तो हैरान रह जाती है। रॉकी घुटनों के बल कान पकड़कर उसे ही देख रहा था। रॉकी एकदम से बोलता है, आई एम सॉरी छाया।